हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमने 3.1 एक्सरसाइज खत्म कर ली है और 3.2 का पहला और दूसरा सवाल हमने फिनिश कर दिया है। आज हमारा चलने वाला है तीसरा सवाल, जिसमें 6 पार्ट हैं, जिसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और अगले 3 पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बात मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो आपके ये एक एक वाले क्वेश्चन है, यानी जिनको हमें लैंग्वेज से करना है, सॉल्व करना है, हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे इससे पहले ही विद्यालय में इन सवालों को पढ़ चुके हों और आपके टीचर्स ने हो सकता है विलोपन विधि से करवाए हों या किसी और विधि से करवा दिए हों। याद रखना है कि एक्सरसाइज के हिसाब से हमको सवाल करने हैं। तो मैं जो 3.2 एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा उसमें हर सवाल की इक्वेशन को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। एग्जाम में अगर कोई विधि नहीं लिखी आती है तो हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ग्राफी विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं, विलोपन से हल कर सकते हैं। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि हम उसे प्रतिस्थापन से ही हल करें। एग्जाम में अगर कोई विधि का नाम नहीं लिखा आता है तो हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये विधि के प्रकार हैं जो एक ही सवाल को आप कितनी भी विधियों से कर सकते हो। समझ में आ रहा है? हम जो इस एक्सरसाइज के जितने भी एक ही क्वेश्चन करेंगे वो सभी हम प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो चलते हैं अपने तीसरे के पहले सवाल पर। और हमारा पहला सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हम इस सवाल में दो चर वाले से ही करना है, तो हमें दोनों को x और y मानना पड़ेगा क्योंकि दो संख्याएं हैं। तो हम मान लेंगे कि माना पहली संख्या आप मान लीजिए x है और माना दूसरी संख्या आपकी y है। पहली संख्या आपकी x हो गई, दूसरी संख्या आपकी क्या हो गई? y हो गई। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पहली शर्त लेंगे कि प्रथम शर्त, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ संख्याएं दे रहा है ना, कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। या ये नहीं कहा कि 2 अंकों की संख्या है, तो उससे सवाल का अंतर चेंज हो जाता है। ठीक है, कभी आएगा तो बताएंगे उसको। तो पहली शर्त में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। देखिए, अब आपको जब अंतर मानना है तो आपको बिल्कुल पहले ही सपोज करना पड़ेगा कौन सी संख्या आप बड़ी मान रहे हो। तो आप इस संख्या को बड़ी मान रहे हो और इस संख्या को छोटी मान रहे हो, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे और उसका कितना आ जाएगा? 26। ये आपका इक्वेशन कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट हो गया। ठीक है, दूसरी शर्त लीजिए। अब आप द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? ठीक है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली x थी दूसरी y थी, तो हमने x माइनस वाई बराबर क्या लिख दिया? 26, क्योंकि दोनों संख्याओं का क्या हो गया? अंतर हो गया, 26 हो गया। दूसरी संख्या में कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने अभी तक आपको जितने भी सवाल करवाए हैं लैंग्वेज वाले, हमने सभी में आपको बताया है कि जब भी गुनी, अधिक या कम कुछ भी ऐसा दे तो आपका काम है, अगर शर्त मान रहे हो और आपको इक्वेशन बराबर करनी होती है, तो आपको दोनों जो माने हैं उनको इक्वल में लिखना पड़ेगा। तो x और इक्वल टू y। उसके बाद देखेंगे कि जिसमें भी कह रहा है कि जिससे कम है, जिससे अधिक है, यानी जिस सवाल में भी ये कह रहा है कि इससे कम है तो उसी को कम करना है, इससे अधिक है तो उसी को अधिक करना है। समझ में आ गई बात? इसकी गुनी है तो उसी का गुना करना है। ठीक है, जिसके पीछे भी वो गुना, कम, अधिक लिखा हुआ है आपको उसी के साथ करना है। इसमें दूसरी संख्या के पीछे लिखा हुआ है 3 गुनी, तो एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी, तो इसमें 3 की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। हम ऐसा बेटा इसलिए करते हैं, जैसे अधिक की बात करता है कि 4 अधिक है, तो मान लीजिए मैं कहूंगा कि 7 जो है वो 4 से 3 अधिक है। 7 4 से 3 अधिक है। अगर 7 4 से 3 अधिक है और मुझे इस इक्वेशन को बराबर करना है, तो 7 4 से अगर 3 अधिक है तो 4 के पीछे लिखा हुआ 3 अधिक, तो 4 में ही 3 जोड़ूंगा तभी इक्वेशन बराबर होगी, वरना बराबर नहीं होगी। अगर मैंने 7 में 3 जोड़ दिया तो ये 10 बराबर 4 हो जाएगा, तो क्या फायदा हुआ? बराबर नहीं हुआ। और हम यहाँ इक्वेशन बना रहे हैं तो हमें इक्वेशन का रूल होता है कि जितना इधर हो उतना ही बराबर में हो। ठीक है, तो x बराबर 3y हो गया है ना, इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ से x का मान बन रहा है तो हमें जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो x बराबर 3y हो गया, तो यहाँ से आपकी समीकरण सेकंड बन गई। हम चाहते तो समीकरण फर्स्ट से भी वैल्यू बना सकते थे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से वैल्यू बुला के समीकरण सेकंड में रख सकते थे। ठीक है ना, लेकिन अब समीकरण सेकंड में वैल्यू बन गई है तो हम अब समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। ठीक है, इन वाले सवालों में क्या करना है? पहले ही आपको वैल्यू बना लेनी है। अब हमको तो नहीं पता था कि x बराबर 3y आएगा, लेकिन x माइनस वाई बराबर 26 आ गया, तो हम चाहते तो इसका वैल्यू यहीं बना सकते थे। चलिए बना लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले ही वैल्यू बना लेते हैं। तो x बराबर y उधर चला गया, तो 26 प्लस y, क्योंकि हर सवाल में ऐसा थोड़ी ना होगा
कि मतलब सेकंड सवाल में जाके इक्वेशन बन जाएगी। तो इसलिए आप हमेशा पहली इक्वेशन में हमेशा आप क्या करोगे, एक्स या वाई का बयान बना लोगे अपने आप ही। वाई उधर चला गया, प्लस में हो गया। अब दूसरी शर्त आपको बताइए क्या थी, x बराबर 3y थी, ठीक है ना, x बराबर 3y थी। अब हम समीकरण सेकंड से, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, समीकरण फर्स्ट से x का मान यहां रख देंगे कि नहीं रख देंगे, तो हम यहां लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर, चलिए x का मान रखते हैं, इधर आ जाते हैं और x का मान रखते हैं। जब हम इसमें x का मान रखेंगे तो 26 प्लस वाई है, तो 26 प्लस वाई, और बराबर में आपका क्या है 3y, तो y इधर से इधर चला गया, तो हो गया 26 बराबर 3y माइनस वाई, तो ये आपका 26 हो गया, 3y में से y गया तो कितना आ गया 2y, 3y में से y गया 2y, 2 से कितनी बार कट गया 13 बार, तो ये 13 बराबर y, यानी हमारा y का मान जो आया वो कितना आ गया 13 आ गया। अब इस y के मान को हम किस में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखिए, तो x बराबर 26 प्लस 13, तो x बराबर हो गया 39, ठीक है। तो हमारा y का मान 13 आ गया, x का मान 39 आ गया, हमारे दोनों वैल्यू आ चुके हैं। अब लेकिन x हमने किसको माना था, पहली संख्या को, तो हम यहां लिख देंगे अतः पहली संख्या हमारी कितनी है 39, तथा दूसरी संख्या कितनी है हमारी 13, तो ये हमारे आंसर हो गए। अब हम इधर हमेशा याद रखना कि आप रफ कार्य पे हमेशा जांच करोगे, ये मैं अलग से आपको सेक्शन बता रहा हूं जांच का, जिससे हमारे आंसर जो आए हैं वो सही आए हैं या गलत आए हैं। तो पहला समीकरण था कि पहली शर्त थी कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर, तो 39 माइनस 13 बराबर आ गया 26, बिल्कुल ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये एक 39 और एक 13 है, 13 में अगर मैं 3 की गुणा करूं तो 39 आएगा। तो इस तरीके से हमारे दोनों शर्त जो हैं बिल्कुल मैच हो रही है आंसर से, तो इसका मतलब हमारा जो सवाल है और जो आंसर है वो हमारे सही हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो हमारा सेकंड पार्ट है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी दो संपूरक कोण है जिसमें बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अगर आप इस सवाल में देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि भैया सिर्फ एक शर्त दी है, दूसरी शर्त कहां है, तो देखो जो ये संपूरक नाम दिया है ना, ये संपूरक नाम, यही एक शर्त दूसरी है। किस तरीके से आप समझो कि दो तरह के कोण होते हैं, एक होता है संपूरक और एक होता है कोटिपूरक। आपने दूसरे नाम पढ़े होंगे सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, इसके नाम से पढ़े होंगे। देखिए ये होता है सप्लीमेंट्री यानी सप्लीमेंट एंगल, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल। इसका मतलब संपूरक कोण जो होते हैं उनमें दो कोणों का योग, किन्हीं भी दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। और जो कोटिपूरक कोण होते हैं उसमें दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री। सपोज करिए कि आपसे पूछ लिया कि 45 डिग्री का संपूरक बताइए, दूसरा संपूरक कोण, और या फिर आपसे पूछ लिया 45 डिग्री का दूसरा कोटिपूरक कोण बताइए, कोटिपूरक। अगर आपसे संपूरक पूछा है तो आपको 180 में से इसमें माइनस कर लीजिए, तो 180 में से 45 माइनस होगा तो 135 बचेगा, तो 135 डिग्री होगा। कोटिपूरक पूछेगा तो 45 ही हो जाएगा। समझ रहे हो ना कि इन दोनों को जोड़ के 90 होना, इन दोनों को जोड़ के 180, इन दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए। ये मतलब इसका रूल होता है कि संपूरक कोण क्या होते हैं और एक कोटपूरक क्या होते हैं। आपको समझ में आ गया कि संपूरक में दो कोणों का योग 180 होता है और कोटपूरक में आपका 90 होता है। तो आप इसमें सबसे पहले यही मान लीजिए कि माना बड़ा संपूरक कोण, जो आपका संपूरक कोण है, बड़ा संपूरक कोण मान लीजिए वो आपका क्या है x है, और माना छोटा संपूरक कोण वो आपका मान लीजिए y है। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो आपके दोनों एंगल हो गए। तो पहली शर्त क्या बनती है आपकी,
प्रथम शर्त आपकी बनती है कि दोनों संपूरक हैं, क्योंकि दोनों संपूरक हैं तो पहली शर्त ये बनती है कि दोनों कोणों का योग जो है वो आपका 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और अगर 180 डिग्री होगा तो यहां से हम x का मान बना लेंगे और 180 माइनस वाई हो जाएगा। ये हमने कहा है कि पहली इक्वेशन में आप वैल्यू बना लीजिए, दूसरी का इंतजार मत कीजिए। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया, जो कि इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आपको संपूरक के नियम से आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोणों का योग हमेशा 180 होता है। समझ में आ गई बात? उसके बाद द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त कहां से आ गई? द्वितीय शर्त आएगी इसमें जो दिया है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अधिक कम वाली बात में हमने सिखाया x बराबर y, और छोटा कोण, छोटा हमने y मान रखा है, छोटे कोण के पीछे ही लिखा हुआ है 18 डिग्री अधिक, तो हमने 18। और वो भी आप सपोज करो बड़ा है तो छोटे में ही 18 डिग्री अधिक करना पड़ेगा, तभी बराबर होंगे। तो यहां से आपका x बराबर y प्लस 18 आ गया, जो कि आपकी समीकरण सेकंड है। अब समीकरण फर्स्ट से आप यहाँ x का मान रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पर, तो x का मान रखिए, तो x का मान है आपका 180 माइनस वाई और बराबर हो जाएगा y प्लस 18। तो चलिए इधर चलते हैं आप सवाल करने के लिए। अब ये 180 माइनस वाई बराबर y प्लस 18 है। आप चाहो तो y को इधर ला के सकते हो या फिर y को उधर लेके जा सकते हो। तो मैं उधर लेके जा रहा हूं, प्लस में जाएगा, 18 को इधर लेके आ रहा हूं। तो 180 डिग्री माइनस 18, ये 18 है, ये भी डिग्री है एक तरीके से, क्योंकि 18 डिग्री लिख रहा था, तो हम इसको भी 18 डिग्री लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 डिग्री और बराबर उधर y है और इधर से माइनस वाई, इधर तो पहले से ही y, इधर से माइनस वाई, उधर काय में जाएगा? प्लस में जाएगा। तो 180 में से 18 गए तो कितने बचे बेटा? तो 180 में से 18 गए तो 162 बचे, और ये हो गया 2y। अब 2 से 162 कितनी बार कटेगा? 81 टाइम। तो y बराबर हो जाएगा आपका 81 डिग्री। कितना हो जाएगा आपका y बराबर? 81 डिग्री। y का मान आ गया। y का मान आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान जब आप समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री, तो x बराबर 99 डिग्री। तो हमारे दोनों वैल्यू आ चुके हैं, बड़ा कोण और छोटा कोण। तो बड़ा कोण आया है हमारा कितना? 99 डिग्री, और छोटा कोण आया है हमारा 81 डिग्री। तो ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। चाहो तो जांच कर लो। जांच हमने बताई है हर एक की करनी है, बिल्कुल आलकस नहीं करना है। 99 प्लस 81 आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा, तो दोनों संपूरक कोण है। और अगर आप 81 में 18 डिग्री अधिक कर दो तो 8 और 1 9 और 8 और 1 9, तो बड़ा कोण हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमारे आंसर मैच हो गए हैं और दोनों आंसर चेक भी हो गए। इसमें एक ये बात याद रखनी है कि संपूरक कोणों का योग 180 होता है। इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। तो आप देखना बेटा कि हो सकता है कि हमारे सवालों में करने में आपको देखने में टाइम लग रहा हो कि इतने मिनट की वीडियो हो रही है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आपको एग्जाम में जिस तरीके से करना है हम प्रॉपर उस तरीके से आपको करके दिखा रहे हैं। आपको यही लैंग्वेज लिखनी है, कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, तो आपको पूरे नंबर मिले मार्क्स पे। ये नहीं कि हम चाहे तो इस सवाल को थोड़ा छोटा छोटा करके हम तुरंत इसका हल दिखा सकते हैं आपको, ठीक है, लेकिन प्रॉपर आपको सवाल आना चाहिए कि किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, और हम प्रॉपर उसी तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड पर। तो ये है हमारा थर्ड पार्ट। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें इतने रुपए में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। यानी एक बार उसने 7 बल्ले 6 गेंदें खरीदी तो 3800 रुपए की खरीदी, 3 बल्ले और 5 गेंदें खरीदी तो 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का, यानी प्रत्येक यानी एक, प्रति एक का, एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य जो है वो आपका x रुपए है, और इसी प्रकार आप प्रत्येक गेंद का मान लो कि माना प्रत्येक गेंद का
मूल्य आपका y रुपए है। तो यानी हमने मान लिया कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य तो x है और प्रत्येक गेंद का मूल्य y है। तो पहली शर्त क्या कहती है, तो पहली शर्त में कहा गया है कि 7 बल्ले, जब एक बल्ले का मूल्य x है तो 7 बल्लों का कितना होगा 7x। भाई अगर किसी एक सामान की वैल्यू 4 रुपए हो, जैसे मान लो 5 रुपए है और आपसे 4 सामान की वैल्यू पूछे तो 4 पंजे 20 करोगे ना, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तो 7 बल्लों का मूल्य कितना होगा 7x। देखिए यहाँ रुपए दिए हैं तो आपको इनको भी रुपए में निकालना पड़ेगा कि 7 बल्ले कितने रुपए के थे, 6 गेंद कितने रुपए की थी, तथा का मतलब प्लस हो गया। 7 बल्ले का मूल्य हो गया 7x और 6 गेंद का मूल्य हो गया 6y और रुपए टोटल कितने थे 3800 रुपए। यानी 7 बल्लों का मूल्य 7x हो गया, 6 बल्लों का मूल्य 6y, हम 3800 रुपए उसको दे के आए थे 3800। तो टोटल हमारी समीकरण ये बन गई। आप इसी समीकरण से आप तुरंत मान बना लीजिए x का। तो मान बनाओगे तो 7x तो ऐसा ही रहेगा, बराबर हो गया 3800 माइनस 6y, 7 चला जाएगा भाग में तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बटे 7। तो आपका हो गया ये समीकरण फर्स्ट। चलिए द्वितीय शर्त पे चलते हैं। अब द्वितीय शर्त बनाते हैं। हमने आपको बताया था अपॉन में बनती है तो बिल्कुल नहीं घबराना है, तरीका हमने जो बताया था वही रखना है। 3 बल्ले हैं, 3 बल्लों का मूल्य कितना हो जाएगा 3x, 5 गेंद हैं तो 5 गेंद का मूल्य हो जाएगा 5y बराबर 1750 रुपए हैं। तो चलिए हम इधर ले जाते हैं सवाल को थोड़ा, और अब हम इसमें x का मान रखते हैं इससे, तो इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं और समीकरण फर्स्ट से x का मान रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से x का मान रखने पे, है ना, थोड़ा बेटा क्वालिटी बढ़ा लेना, 720 कर लेना फिलहाल थोड़ी देर के लिए, क्योंकि छोटा लिखना पड़ेगा सवाल जिससे आ जाए। तो अब आपका क्या होगा 3x प्लस 5y बराबर 1750 है। तो हम x का मान रखेंगे यहाँ, तो यहाँ 3x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है, प्लस 5y और इज इक्वल टू 1750। तो चलिए यहाँ कुछ नहीं घट रहा है तो हमने बताया था जब कुछ नहीं घटेगा तो इस वाले पार्ट को हम उधर लेके जाएंगे, 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 3 8 24 3 3 9 और 2 11 और माइनस 3 6 18 y अपॉन 7 और इधर चला गया 1750 माइनस 5y। 7 की गुणा इन दोनों में हो जाएगी। अब इधर ये है आपका 11400 आपका इधर है 18y, 7 की गुणा करिए 0 7 पंजे 35, हासिल के आगे 3 7 7 49 और 3 52, 7 एकम 7 और 5 12 और 7 पंजे 35। 7 की गुणा दोनों में करनी है, कभी एक में करके छोड़ दो। आ रही है बात समझ में। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आप y वाले एक जगह कीजिए। तो देखो इधर माइनस का 35 इधर माइनस का 18 है, मैं उधर भी ले जा सकता हूं लेकिन मुझे चाहिए प्लस में, तो इधर लाते हैं प्लस में। तो माइनस का 18y और ये प्लस में आ गया 35y, जिससे इसका जो घटाएंगे तो प्लस में आएगा। इधर आपका 12250 है और इधर से वो चला गया माइनस में तो 11400। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस का प्लस का ज्यादा है और एक माइनस प्लस हो तो घटता है। तो 35 में से 18 के कितने बचे 17 बचे, 17y। इधर माइनस कीजिए, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5 और यहाँ 2 है, 2 में से 4 गया 8 क्योंकि 12 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, यानी यहाँ 11 बचा पूरा 12 में से, तो 11 में से 11 गया 0, तो 850 बचा। सिर्फ कितना बचा 850। 17 से 850 कितने टाइम्स कट गया 50 टाइम्स, क्योंकि 17 पंजे 85 और 0, तो y बराबर आपका मान कितना आ गया 50 आ गया। तो y की वैल्यू जो आपकी आई है वो आई है बेटा 50। अब y का मान हमको समीकरण किस में रखना पड़ेगा फर्स्ट में रखेंगे, जिससे हमारा किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो हम यहां रख लेते हैं, थोड़ा जगह बना के रख रहे हैं हम इधर साइड में, आपको अगर सवाल दिख रहा है तो x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखिए, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 और y का मान रख दिया हमने 50 और बटे में आपका कितना है 7। तो देखिए x इज इक्वल टू 3800, 50 सिक्का कितना हो गया बेटा 300 और 300 हो गया पूरा, है ना, बटे 7। तो आपको दिख रहा है x बराबर कितना बचा 3500
और बटे 7, तो 7 से कितनी बार कट गया, 500 बार। तो आपका x का मान बेटा कितना आ गया, 500। तो आपको पता लग गया कि आपका, मैं यहां लिख लेता हूं, आंसर यहां लिख रहा हूं, ठीक है। आपको देखो क्या पता लग गया कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, 500 रुपये है, और एक गेंद का मूल्य आपका कितना है, 50 रुपये। तो ये हमारे आंसर हो गए दोनों, ठीक है ना, कि हमें बल्ले का मूल्य भी मिल गया, गेंद का मूल्य। सब इक्वेशन थोड़ा बड़ी है, जैसे 3800, 1750, थोड़ी गुणा भाग इसमें बड़ी बड़ी है, लेकिन सवाल बहुत ईजी है, आपको अपने तरीके से ही करते जाना है। हमने आपको बताया था, अगर अपॉन में भी कुछ आता है तो घबराना नहीं है, आराम से कर देना है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल भी होता है। जांच करने के लिए आप है ना कर सकते हो, 500 की गुणा अगर हम उसने कहा था 7 बल्ले, तो 7 पंजे 3500 और 6 गेंद, 50 सिक्का 300, 35 3 38 हो गए। 3 बल्ले तो 5 दिया 1500 और 5 गेंद 25, यानी 250, और 1500 250 1750 हो गए। दोनों आंसर हमारे चेक हो गए। तो इस तरीके से हमारे ये वाले 3 पार्ट हमने इस वीडियो में किए। अगले इसके जो 3 हिस्से और हैं, 4th 5th और 6th पार्ट, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर हम आपको हमारी ये सब वीडियोज पसंद आ रही हैं तो हमने एक जगह कर दी है प्लेलिस्ट में, चैप्टर वाइज। आप चाहो तो वहाँ डायरेक्ट अगर चैप्टर पे क्लिक करोगे तो पूरा कोर्स करने के बाद आपको एक बैच मिलेगा। अगर आप पूरा कोर्स कर लेते हो तो ध्यान से वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।